नमस्कार। चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे उस केस की तह तक चलते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज हम डिकोड करेंगे उन 5 दिनों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जिसने भारत के सबसे मुश्किल और हाई प्रेशर ब्लाइंड केस को सुलझाया। आखिर ये सब हुआ कैसे, आइए समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए 16 दिसंबर 2012 की वो सर्द रात, समय ठीक 2:10। तत्कालीन डीसीपी छाया शर्मा को एक पीसीआर कॉल आती है। लाइन के उस पार ऑपरेटर बस इतना बताता है कि एक लड़का और एक लड़की सड़क किनारे निर्वस्त्र हालात में मिले हैं। सिर्फ एक कॉल, और इसने पुलिस टीम के सामने एक ऐसी अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली जैसे इतने बड़े महानगर में पुलिस उन 6 अनजान अपराधियों को कैसे ढूंढे जो किसी भी पल हवा हो सकते थे। ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था। मतलब पीड़ितों और अपराधियों के बीच पहले से कोई जान पहचान या दुश्मनी नहीं थी। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, तो भाई खोज शुरू कहां से की जाए। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है हमारे पहले चरण से, सफेद बस का सुराग और गोल्डन आवर्स की वो रेस। पुलिस के पास वक्त बहुत कम था और घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। बुरी तरह से घायल पीड़ित लड़के ने कुछ धुंधली सी डिटेल्स दी, जैसे एक सफेद रंग की कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस थी, पीले पर्दे लगे थे और लाल रंग के सीट कवर थे। लेकिन सबसे बड़ा सुराग क्या था? वो ये कि मुनिरका से महिपालपुर का 7 किलोमीटर का रास्ता उस बस ने सिर्फ 30 से 33 मिनट में तय कर लिया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अपराधी पक्के लोकल थे, रास्तों के चप्पे चप्पे को जानते थे और लोकल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। अगले ही सुबह यानी 17 दिसंबर को पुलिस ने एक जबरदस्त 3 तरफा जाल बिछाया। पहले ट्रैक में दिल्ली आरटीओ से लिस्ट निकालकर 370 सफेद बसों के मालिकों को कॉल खड़काए गए। दूसरे ट्रैक पर बीट अफसरों को लोकल झुग्गियों में दौड़ाया गया ताकि रात भर गायब रहने वाले लड़कों का पता चले। और तीसरे ट्रैक में नेशनल हाईवे 8 के सभी होटलों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू हुआ। और पता है, यहीं पर इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा मोड़ आया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। हाईवे के एक होटल का सीसीटीवी कैमरा, जो वैसे तो सिर्फ पोर्ट्स को देखता था, रात की आंधी की वजह से सड़क की तरफ घूम गया था। उसी फुटेज में एक सफेद बस 2 बार गुजरती हुई दिखी, और सबसे पक्की पहचान क्या थी? उस बस के पिछले टायर का एक्सेल कवर गायब था। बस इसी एक सुराग ने पूरी जांच की दिशा ही तय कर दी। यहां से हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, अरेस्ट टाइमलाइन, 5 दिन और 6 अपराधी। सोचकर देखिए, सिर्फ 18 घंटे, जी हां, अपराध होने के महज 18 घंटे के भीतर टास्क फोर्स ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए पहले संदिग्ध बस ड्राइवर राम सिंह को धर दबोचा। शुरुआती गोल्डन आवर्स में लिए गए सटीक फैसलों का ही ये नतीजा था। इसके बाद तो जैसे गिरफ्तारियों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। 17 दिसंबर को राम सिंह और उसका भाई मुकेश अरेस्ट हुए। 18 को पवन और विनय पकड़े गए। कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर दबिश दी और 21 दिसंबर को बिहार से अक्षय ठाकुर को भी उठा लिया गया और आखिर में 22 दिसंबर को उस किशोर यानी जुवेनाइल को भी पकड़ लिया गया। लगातार 5 दिनों तक चला ये नॉन स्टॉप ऑपरेशन सच में बेमिसाल था। लेकिन असली पसीना छूटा उस किशोर आरोपी को खोजने में। ना कोई आईडी, ना ही कोई साफ नाम। उसकी पहचान का सिर्फ एक जरिया था। वो सवारियों को बुलाने के लिए एक बड़े ही अजीब सीटी जैसी आवाज निकालता था, बिंदापुर बिंदापुर। यकीन मानिए, पुलिस टीमों ने 4 दिन तक बिना जूते उतारे इस एक आवाज का पीछा किया और आखिरकार आनंद विहार बस स्टॉप पर सिर्फ इस आवाज के दम पर उसे पकड़ लिया। अब आता है हमारा तीसरा चरण, एक पुख्ता केस बनाना, यानी सारी कड़ियों को आपस में जोड़ना। देखिए, सिर्फ गिरफ्तार कर लेना काफी नहीं होता है ना। अदालत में सब कुछ साबित भी तो करना पड़ता है। पुलिस ने बस से मिले डीएनए और बालों को सीधे आरोपियों से मैच किया। आपको बता दूं, इस केस में पहली बार बाइक मार्क एनालिसिस का इस्तेमाल हुआ था। दांतों के निशानों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करके आरोपियों को सीधे अपराध से जोड़ा गया और फिर वहां मिले सामान को पीड़ितों के बयानों से जोड़कर एक अटूट कड़ी तैयार कर दी गई। पुलिस की लीगल स्ट्रैटेजी भी एकदम सॉलिड थी। घटना के दौरान बस कई अलग अलग थाना इलाकों से गुजरी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई वसंत विहार थाने में। क्यों? क्योंकि लीगल भाषा में जिसे मेंसिरिया यानी आपराधिक नियत कहते हैं, वो वहीं से शुरू हो गई थी जब पीड़ितों ने बस में कदम रखा था। इस एक स्मार्ट कदम ने यह पक्का कर दिया कि कोर्ट में केस की कहानी कहीं से भी डगमगाए नहीं। इस केस को एक और बड़ी मजबूती कहां से मिली पता है? कारपेंटर रामाधार के बयान से। असल में उसी रात इन आरोपियों ने रामाधार को भी बुरी तरह पीटा था और लूटा था। पुलिस ने बहुत चालाकी से उसी थाने में उसकी भी एफआईआर दर्ज करवा दी।
इससे कोर्ट में यह साबित करना बहुत आसान हो गया कि वो 6 लोग उसी बस में मौजूद थे और उस रात पहले से ही हिंसक इरादों के साथ शिकार की तलाश में घूम रहे थे। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी चरण की, कानूनी प्रक्रिया का पालन, यानी इस भयंकर तूफान के बीच कानून का राज। उस वक्त जांच टीम पर कितना भारी दबाव था ये हम सब जानते हैं। सड़कों पर जनता का गुस्सा उबल रहा था, लोग तुरंत न्याय या एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अपने ड्यू प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया पर अड़ी रही। माहौल इतना ज्यादा गर्म था कि कई बार तो आरोपियों को गुस्साई भीड़ से बचाने के लिए पुलिस को थाने की पिछली दीवार फांदनी पड़ी। लेकिन टीम ने ठान लिया था कि हर एक सबूत बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से कानून के दायरे में ही जुटाया जाएगा। और इसी निष्पक्ष और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट था ये नंबर 54। अपराध के महज 18 दिनों के भीतर 3 जनवरी को पुलिस ने 54 पन्नों की एक बेहद ठोस चार्जशीट दाखिल कर दी। बिना सोए दिन रात एक करके तैयार किया गया ये दस्तावेज इतना वाटर टाइट था कि बचाव पक्ष इसमें एक भी बड़ी खामी नहीं निकाल सका। उनको छोड़ना मत। अस्पताल के बेड से लड़खड़ाती और कांपती हुई आवाज में पीड़ित ने डीसीपी छाया शर्मा से बस यही एक अपील की थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये वो ताकत थी जिसने जांच टीम को कभी टूटने नहीं दिया। इसी जज्बे के दम पर पुलिस 8 साल तक चली उस लंबी कानूनी लड़ाई में डटी रही और तब तक हार नहीं मानी जब तक दोषियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया। तो जब अकल्पनीय दबाव और समय की टिक टिक एक साथ टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या सिस्टम को जनता के उबलते गुस्से के आगे झुक जाना चाहिए या फिर उसे कानूनी प्रक्रिया की उस अटल सच्चाई पर कायम रहना चाहिए? इस केस ने साबित कर दिया कि शांत दिमाग और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से ही सबसे खौफनाक और अंधेरे मामलों में न्याय की रोशनी लाई जा सकती है। इसी अहम सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।